याद रखिए, मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है कि एक हवा है कि नहीं। हवा मतलब हवा यानी एयर विच इज प्रेजेंट इवन इन दिस रूम है क्या नहीं। उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको एयर बोलेंगे। और एक हम दूसरे माध्यम पे विचार करते हैं, या तो कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मैंने बताया था आपको पानी हो सकता है, या कोई और भी इनके अलावा दूसरा माध्यम हो सकता है ना। बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जहाँ से। तो याद रखिए कि एक है हवा, इसको हमेशा माना जाएगा क्या, इसको विरल माध्यम मानते हैं, करना रहेगा तो कर देना माध्यम। और इसको मानते हैं क्या, सघन माध्यम। क्यों भाई, क्योंकि हवा मतलब एक तरह से गैसी मतलब माध्यम है ये। तो इसमें क्या होता है, इसको विरल माना जाता है। जबकि ये सघन माध्यम में पानी हो, कांच हो, देखो उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, दूसरे से करीब चिपके हुए होते हैं कि नहीं, यानी है ना, तो ज़्यादा डेंस होते हैं, इसको सघन माध्यम और इसको विरल माध्यम मानते हैं। अब देखिए, मैं इसमें दो माध्यमों की बात करूँ, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ कि जब एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कैसे, ये देखिए, एक काल्पनिक रेखा हम बना दें क्या, एक अभिलंब, ताकि अपने को समझ में आ जाए। एक यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है, ये देखिए, ठीक है, इसको लंबी कर दो। ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब मानते हैं। मतलब कि जो विच इज एट 90 डिग्री, दिख रहा है ना, 90 अंश का इसमें कोण बनता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी एंगल से आ सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सीधी है, तो जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब आप देखो, इसको सीधा ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन किधर चली गई है, ये बात आपको पूरी तरह से समझनी। तो ये कहाँ, विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब यही प्रकाश की किरण कहाँ से, हम यहाँ माना नहीं ऐसा। अब जब यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो विरल माध्यम में जिस एंगल से आ रही थी उसी एंगल में वापस चली जाती है। मतलब विलंब से ये क्या हो गया, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है, या यूं कहूँ थोड़ा मेरा उससे मेरे को इसके पैरेलल हो जाती है। यानी अगर हम यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रा कर दें, ये वाली जो है, ये अगर आगे तक इसको खींचा जाए, तो अंत में जो निर्गत किरण निकल रही है, इमर्जेंट रे निकल रही है, वो ये हमेशा इसके पैरेलल दिखाई दे रही है कि थोड़ा, आई एम नॉट अ मशीन, यू नो, है ना, ह्यूमन बीइंग हूँ मैं, तो भाई कुछ गलतियाँ लाइन खींचने में हो सकती। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम को रेयर मीडियम बोलते हैं, और ये हो गया क्या, डेंसर मीडियम, तो पूरे डेंसर मीडियम है, और ये हो गया रेयर मीडियम। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब यही किरण या दूसरी किरण भी हो सकती है कि जो डेंसर मीडियम से जब किस में जा रही है, यानी डेंसर माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित, ये आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गई, ये परावर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और ये वाली जो किरण जानते हो क्या कहते हैं, स्लैब के अगर हम जब कांच के आयताकार गुटके की अगर बात करें, है कि नहीं, तो उसमें एक तरफ से प्रकाश जा रहा है और दूसरी ओर से निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो, ये वाला जो, ये मतलब किरण निकल रही, इसको निर्गत किरण बोलेंगे। एक ओर से जाना और दूसरी ओर से आना। ये देखिए भैया, यहाँ पर ये हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, यानी इसको बोलते हैं अपन क्या, अभिलंब। अभी
अभिलंब हो गया ये। और उसके बाद में अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण एंगल आई कहलाएगा ये। इसको बोलते हैं अपन आपतन कोण। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल आर यानी अपवर्तन कोण। तो यहाँ भी एंगल आर मान सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम जब डेंसर और रेयर मीडियम के लिए जब बात आएगी तो इसको यहाँ पर क्या माना जाएगा, इसको आपतन, इसको आपतित किरण या आपतन कोण माना जाएगा यहाँ, और इसको अपवर्तन कोण माना जाएगा। लेकिन जब हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रवेश कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ अभी भी ये अपवर्तन ही या अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तित किरण ही है यहाँ अंदर की तरफ। लेकिन जैसी बाहर आ रही तो ये एंगल ई बन जाता है। इसको बोलते हैं निर्गत कोण कहते हैं, या निर्योगी किरण जो बनने वाली इसको निर्गत कोण कहते हैं। इसको अपन क्या मान सकते हैं, ए बी, क्या मान सकते हैं, सी और डी मान सकते हैं। समझिए कि नहीं? यस सर। ये देख वाला पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर आके मिलते हैं। एक ही तल पे मिले हैं कि नहीं यहाँ पर? इसी यहीं से नीचे जा रही है अपवर्तित किरण जा रही है, ऊपर आपतित किरण है, और अभिलंब यहीं से ऊपर नीचे हो रहा है। एक ही पॉइंट से हो रहा है कि नहीं? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ में, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो रही बात? जी सर। यानी एक तो आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण, और इन दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ में आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु में क्या मौजूद है भैया, अभिलंब। ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। इसके किसी निश्चित रंग, प्रकाश का कोई निश्चित रंग हो सकता है, जो भी आप मान लीजिए। जनरली हम कौन सा कलर मानते हैं, शेड वाइट मानते हैं ना, जो नेचुरल कलर है हमारे पास में उसको। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यम के युग्म का मतलब हुआ एक विरल और सघन, यानी एक हो गई हवा और दूसरा हो गया कांच। उदाहरण के लिए वाटर भी हो सकता है कांच की जगह। तो इन माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन, ये थोड़ा गणित वाले सर और बेहतर बता पाएंगे आपको, है ना। ये आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। ये कोण है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी एंगल आई अपन एंगल आई अपन एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ज्या क्या है सर? साइन नहीं समझते आपने, नहीं सीखे क्या? हाँ, साइन थीटा वगैरह आपने कक्षा ना हो। परावर्तन कोण है, अब तो अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है, या अनुपात, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। स्नेल्स लॉ भी ये कहलाता है। याद रखना, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि यह कोण 0 ऐसा होता है, क्या 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू एंगल आई, एंड एंगल आई इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? क्या मतलब इसका, वो 0 से जो है आपतन कम नहीं होता और 90 से कम, 90 से कम होगा, है ना। 0 से बड़ा पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इसी को कहा जाता है। याद रखो, आ रहा है यहाँ पर जो भी आएगा, तो इसको दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है, ये अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम अपवर्तनांक के विषय के बारे में जानिए। अपवर्तनांक से मतलब क्या है सर? अपवर्तनांक से मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, वो मतलब वो अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर एक बात अच्छी लिखी है कि किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, अब युग्म का माध्यम क्या है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, एक है हवा और दूसरा कांच,
मान लो हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। जो भी उसमें विस्तार हो रहा है काय में यानी दिशा परिवर्तन में, उसे हम अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं भैया। और जैसा कि हमने इसके पहले बताया था, ये क्या होता है भैया, एक तरह से स्थिरांक नहीं, अपवर्तनांक एक तरह से स्थिरांक ही है। तो संचरण की आपेक्षिक चाल से जोड़ा जा सकता है। आपेक्षिक चाल मतलब भाई आपने देखा होगा कि एक तो हवा में प्रकाश की चाल अलग है, जबकि वही आपके कांच में प्रकाश की चाल अलग है कि नहीं। यानी आप निश्चित मान के चलिए कि हवा में प्रकाश ज़्यादा तीव्रता के साथ में ट्रैवल करेगा, ऑन द अदर हैंड वही कांच में या वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, विल बी रादर स्लो देन द एयर, है कि नहीं। तो ये हुआ भैया। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है, सही बात है। और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। निर्वात में क्योंकि देयर इज नो मीडियम इन द वैक्यूम, निर्वात जैसे स्पेस में बहुत सबसे तेज चलता है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ थोड़ा हवा में उसकी चाल थोड़ी सी धीमी हो जाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम है, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर भी है पृथ्वी में, है कि नहीं, इसके आसपास, तो इस कारण से फर्क पड़ता है। और इसके में कांच या पानी में यह और ज़्यादा घट जाती है और ज़्यादा कम हो जाती है। इस कारण से घटने की वजह से ही हमको यह अपवर्तन देखने को मिलता है कि जबकि मतलब चाल कम होती जाएगी माध्यमों में, वैसे वैसे आपको उनमें अपवर्तन देखने को मिलेगा। अपवर्तन मीन्स डेविएशन ऑन द पाथ ऑफ लाइट। प्रकाश के रास्ते में डेविएशन है कि नहीं, विचलन है कि नहीं एक तरह से, यानी स्पीड जैसी लो होगी तो उसमें डेविएशन देखने को मिलेगा। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया आपको, डेविएशन मतलब मतलब अपवर्तन या उसको विचलन कैसे, है ना, ये बिल्कुल सही। तो ये भैया, तो अब यहाँ पर बात माध्यमों के युग्म के लिए, दो माध्यमों का युग्म मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, एक है सघन, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। इसका पेयर हो रहा है, उसको पेयर को युग्म कहते हैं, है क्या नहीं। तो यहाँ बोलता है कि दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है। सही बात है, अपवर्तनांक कम हो या ज़्यादा हो वो निर्भर करता है किस पर, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर। सही है क्या नहीं ये। और आगे देखो भाई, इसमें एक बात और लिखता है, अब हम प्रकाश के किरण पर विचार कर रहे हैं थोड़ा सा, कि जो माध्यम एक से, माध्यम एक कौन सा होगा, इसको हम माध्यम एक मान लेते हैं और इसको माध्यम दो मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है, एक से दो में प्रवेश कर रही है, तो मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में क्या है, एक में मीडियम एक में प्रकाश की चाल कितनी है भैया, V1 है। और उसके बाद में माध्यम दो में V2 है, और ये मीडियम, ये तो 1 हो गया, और ये मीडियम क्या है 2 में, इसकी चाल क्या है V2। तब है ना, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, सापेक्ष याद रखना, ये शब्द जरा थोड़ा सा फिजिक्स का वर्ड है, यानी भौतिकी का शब्द है, ये थोड़ा सा कठिन है, और हो सके तो भौतिक वाले सर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, अगर आपको समझ में ना आए तो। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि माध्यम दो का मतलब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। समझने ये कहा कि माध्यम दो में प्रकाश की चाल और माध्यम एक में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो होगी यहाँ पर अलग होगी और प्रकाश की चाल इस माध्यम में यानी माध्यम दो में अलग। तो इन दोनों की चाल वेरी कर रही है एक दूसरे से,
तो निश्चित मान के चलिए इन दोनों का अनुपात ही उसका अपवर्तनांक कहलाएगा। नियो क्या लिखा है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल इज चाल इक्वल टू बटे माध्यम 2 की चाल में प्रकाश की चाल चाल बराबर क्या जाएगा ये? V1 बटे बराबर P1/V2 बराबर ये आ रहा है एन अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको ये बोलते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक नियो बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश इस माध्यम का देखा एग्जैक्टली दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष भी, यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो भी वैसा ही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n1 यानी यहाँ पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यही है ना, नहीं दूसरे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। उल्टा हो गया कि नहीं? हाँ। बस हो गया, इतना सा पलटना है आपको। अभी हमने पहले में ये बताया था कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अब ठीक उसका वाइस वर्सा कर दे कि जब हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगा कि नहीं? हाँ। एकदम वाइस वर्सा है।